नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। हो जाइए तैयार आज के बाजार के हिसाब से अपनी कल की विशेष तैयारी कराने के लिए, और इसके साथ ही आपके सवालों के जवाब भी हम इस शो में देते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिर अपने सवाल आप हम तक पहुंचा कैसे सकते हैं। तो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, यूट्यूब पर आप एक्टिव हैं, तो आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर जाकर अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। अपना और अपने शहर का नाम लिखिए, जिस भी स्टॉक पे सवाल है वो पूछिए, नजरिया क्या है वो बताइए, हमारे एक्सपर्ट आपको गाइड करेंगे। यूट्यूब पर भी ये शो देखते हुए लाइव कमेंट करके आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो ये है सवाल भेजने का तरीका, हमसे जुड़ने का तरीका। लेकिन अब जरा सबसे पहले बाजार पर एक निगाह डाल लेते हैं। तो बाजार ने नया शिखर तो आज बनाया, लेकिन उसके बाद ऊपरी स्तरों से फिसलता भी नजर आया, और ये जो फिसलन थी वो आखिर में जाकर 24,120 के करीब जाकर रुकी। और बाजार ने हालांकि 24,000 का जो उसका अहम रेजिस्टेंस था, एक अहम साइकोलॉजिकल लेवल कह लीजिए, उसे अभी भी होल्ड किया हुआ है। अब देखना होगा कि ये 24,000 का अहम लेवल क्या ये आज का ही करेक्शन है, हल्की जो मुनाफा वसूली है वो उसका असर है, या आने वाले वक्त में हम और ज़्यादा गिरावट देख सकते हैं। आज जो गिरावट सबसे ज़्यादा हावी रही वो निफ्टी बैंक में रही। 400 अंकों से ज़्यादा की गिरावट आज बैंक निफ्टी में नज़र आई, और 52,150 के करीब जाकर निफ्टी बैंक सेटल हुआ। अब आज अगर हम देखें बाजार को, तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो ही पूरी कहानी बयां कर रहा है, क्योंकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो आपको संतुलन दिखेगा, यानी कि चढ़ने वाले और गिरने वाले दोनों जो शेयरों की संख्या थी लगभग बराबर। 1261 शेयर ऐसे थे जो कि हरे निशान में कारोबार करते नजर आए, और 1216 स्टॉक ऐसे थे जो कि लाल निशान में कारोबार करते नजर आए, यानी कि बराबरी की टक्कर। अब आज के गेनर्स एल&टी, विप्रो, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक रहे। श्रीराम फाइनेंस, भारतीय एयरटेल, कोटक बैंक, टाटा मोटर्स, एसबीआई और इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक आज के लूजर्स की श्रेणी में आते हैं। इन सब के बीच में एक्शन खूब नजर आया, और आईटी पॉकेट्स ने एक बार फिर से लीडरशिप लेने की तैयारी की। वहीं बात करें आज गोदरेज ग्रुप के शेयरों में अच्छी तेजी नजर आई। गोदरेज एग्रोवेट, गोदरेज प्रॉपर्टीज, इन सभी के अलावा गोदरेज इंडस्ट्रीज में भी आज तेजी का मोमेंटम था। पेपर स्टॉक्स आज खूब भागे, और अच्छे खासी रफ्तार जो है वो तमाम पेपर स्टॉक्स में नजर आई, चाहे वो आंध्रा पेपर हो, वेस्ट कोस्ट पेपर हो, जेके पेपर हो। तो ये तमाम अहम बड़ी बातें हैं बाजार की जो टेक अवे आज नजर आता है। चलिए फटाफट से दो खास एक्सपर्ट्स को अपनी चर्चा में शामिल करते हैं। हमारे साथ आदित्य शाह हैं जो कि फाउंडर हैं हरकुलिस एडवाइजर से। आदित्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा राहुल घोष जी हमारे साथ हैं, फाउंडर और सीईओ हैं Hedge.in से। राहुल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। राहुल, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। सवाल एक ही है, 24,000 में टिकना यहाँ से किस तरह से दिख रहा है? क्या ये हम एक शॉर्ट टर्म करेक्शन देख रहे हैं जो आने की उम्मीद थी ही, क्योंकि बाजार नए नए स्तर छू रहा था, आज भी बाजार ने रिकॉर्ड स्तर छुए थे, तो ये करेक्शन आना लाजमी था, ये मान के चला जा रहा था, या आपको लगता है कि थोड़ा और गिरावट हावी रह सकती है? राहुल जी अपने आप को जरा अनम्यूट कर लें आप। माफ कीजिएगा, नमस्ते और गुड आफ्टरनून। अगर आप बाजार की बात करें तो अराउंड 23,700 23,800 उस लेवल पे हमें एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अपसाइड एकदम कम है। तो वहां से भी निफ्टी आप नोटिस करेंगे 400 पॉइंट रैली हुआ है, और अभी ये जो 25,200 से लेके 400 ये थोड़ा स्कैरी जोन आ गया है, क्योंकि आप एफआईआई का लॉन्ग पोजीशन मल्टीपल पैनलिस्ट भी आपको बोले रहे हैं कि इतना हाई हो गया है कि इट इज नाउ लुकिंग लाइक 99 परसेंटाइल या 6 ईयर हाई ये सब क्रॉस कर चुके हैं। तो लॉन्ग तो बिल्कुल नहीं जा सकते अनफॉर्चुनेटली इस पॉइंट ऑफ टाइम इंडेक्स में, नीदर बैंक निफ्टी में या निफ्टी में। करेक्शन कितना हो सकता है वो एक्चुअली इस वीक का फ्राइडे कैंडल के ऊपर निर्भर करता है। अगर इस फ्राइडे का कैंडल क्लोजिंग 23,900 के नीचे होता है तो आप 300-400 पॉइंट का आराम से और करेक्शन देख सकते हैं। अगर 23,900 टेकआउट नहीं होता है और 23,900 के ऊपर क्लोजिंग होता है इस फ्राइडे को, देन हाल फिलहाल में तो कोई करेक्शन नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ एक कंसोलिडेशन पॉसिबल माना जा सकता है।
ठीक है, तो ये एक बाजार पर बेहतर रणनीति आती हुई राहुल जी की तरफ से। चलिए फटाफट से अब सवालों को शामिल करते हैं। श्वेता ठाकुर ने हमें अपना सवाल भेजा है, IRFC पर राय जानना चाहती हैं। 185 की इनकी बाइंग है, 51 शेयर इन्होंने ले रखे हैं। आदित्य जी आपके पास आना चाहूँगा। IRFC अगर हम पिछले एक महीने में देखें तो बहुत ही कह सकते हैं कि गिरावट का शिकार हुआ है और लगभग 9% का दबाव इसने पिछले एक महीने में देखा है। इनका भी जो स्तर है वहीं से फिसलता हुआ नज़र आ रहा है और मैं समझ सकता हूं कि आज जो एक हल्का मोमेंटम नज़र आया है उस पर कहीं ना कहीं इन्हें एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू नज़र आया होगा। बताइए IRFC में कब तक बना रहा जाए कि इनका लेवल आने वाले वक्त में हासिल हो पाए? देखिए, हमने देखा है कि सरकारी PSU कंपनीज के अंदर बहुत ज़्यादा फिरोशियस रैली हुई है पिछले 1 से 2 साल के अंदर। तो मेरे हिसाब से बहुत ऊंचे स्तर पर निवेशक ने एंट्री की है। आप उन्हें वेट करना चाहिए, थोड़ा पेशेंस दिखाना चाहिए। मेरे हिसाब से उनके लेवल्स भी आ जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मेरे हिसाब से स्टॉक कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है। उनके लेवल्स आ जाएंगे तो मेरे हिसाब से वहाँ यहाँ से थोड़ा निकल के दूसरे दूसरे किसी सेक्टर के अंदर निवेश करेंगे तो बेटर है। तो थोड़ा इंतज़ार करना होगा और जब कोई उछाल आए तो वहाँ से निकलकर आपको कहीं और निवेशित रहना चाहिए। आदित्य जी, अगर यहाँ से निकलना है और कहीं और जाना है सेल ऑन राइज की रणनीति को अपनाते हुए, तो कौन से स्टॉक में आपका सुझाव होगा? देखिए, मेरे हिसाब से लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, जैसे कि आपने पहले भी कहा कि आज HDFC बैंक ने मार्केट को संभाला, तो लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरफ जा सकते हैं या फिर इंश्योरेंस या एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की तरफ जा सकते हैं, या फिर आप कहें कि FMCG कंपनीज या केमिकल कंपनीज या फार्मा कंपनीज जैसे कि डीवीज लैब्स, डॉरस लैब्स, इन सब जैसी कंपनीज में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो बेहतर रहेगा। PSU कंपनीज, डिफेंस कंपनीज थोड़ा सा हीटेड हो गई है, तो थोड़ा सा करेक्शन आएगा वहां पे तभी ऐड करने की सलाह रहेगी। फिर कोई बड़े ट्रिगर का भी इंतजार हमें करना होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आदिल का सवाल लेते हैं। यूट्यूब के जरिए इन्होंने अपना सवाल पूछा है, ट्राइडेंट पर राय जानना चाहते हैं। 39 रुपए की इनकी बाइंग है, 994 की इनकी खरीद है। इनके भाव के आसपास ही है ये स्टॉक फिलहाल। बताएं राहुल, क्या करना चाहिए? ट्राइडेंट में 39 की बाइंग है। इनका प्राइस एक्चुअली खराब प्राइस नहीं कह सकते बाइंग के लिए, क्योंकि स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया है। आप नोटिस करेंगे चार्ट पे लास्ट 3-4 महीनों से साइडवेज ट्रेड कर रहा है। हर बार जब 40 के ऊपर जाता है, एक करेक्शन आ जाता है, सस्टेन नहीं कर पाते और फिर से स्टॉक नीचे चला आता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सलाह ये होगी कि उनको होल्ड करना चाहिए। मोमेंटम कब दिखने को मिलेगा? जब 40 के ऊपर सस्टेन करता है 2-3 बुलिश कैंडल के साथ, या एटलीस्ट साइडवेज टू बुलिश कैंडल के साथ सस्टेन करता है, तो उनको हायर लेवल्स मिल सकता है। बट करंटली होल्ड करने की सलाह, स्टॉप लॉस 36 रुपीस पे। ठीक है, होल्ड करने की आपको सलाह जो है, और 36 रुपए का यहाँ पर ज़रूर स्टॉप लॉस लगाइए। थोड़ा इंतज़ार करना होगा, बाइंग प्राइस आपकी अच्छी है। सुशील का सवाल लेते हैं। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, एक बार फिर से मैं नाम दोहरा दूं, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर इनका सवाल है। आदित्य ज़रा बताएं, 130 रुपए 131 रुपए की बाइंग है इनकी, हल्के मुनाफे में है ये, क्या करना चाहिए? देखिए, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का जो MSC ग्रुप का इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के साथ मर्जर है, वो एक अटका हुआ है और उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है कंपनी को। स्टॉक ने पिछले 6 महीने में कुछ अच्छी रैली दिखाई है, बट मेरे हिसाब से थोड़ा कॉशियस रहना होगा। NCLT का क्या व्यू है इस मर्जर के ऊपर, उसी के हिसाब से डिसाइड करना होगा। एक जो रिस्क ले सकते हैं मार्केट में, वो इस स्टॉक में इन्वेस्टेड रह सकते हैं। अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं मार्केट में, तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ये रणनीति आपको अपने स्टॉक में अपनानी होगी। निशांत चंडीगढ़ से हैं और इन्होंने यूट्यूब पर सवाल पूछा है, टाटा स्टील पर राय जानना चाहते हैं। 174 की बाइंग है। 174 मतलब इन्होंने हाल फिलहाल ही स्टॉक में खरीदा है। हालांकि हम देख रहे हैं कि टाटा स्टील एक लंबे वक्त से इस वाली प्राइस रेंज में फंसा हुआ है। राहुल जी, टाटा स्टील 174 की बाइंग, क्या करना चाहिए? मेरे सलाह यहाँ पे भी होल्ड करने को होगा। स्टॉक एक छोटा सा कंसोलिडेशन की तरफ इशारा कर रहा है, बट मैं मान के चल रहा हूँ कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, मेटल सेक्टर का रैली अभी तक चार्ट्स पे तो नहीं नजर आया कि खत्म हो गया। होल्ड करने की सलाह यहाँ पे, और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, मैं एक स्टॉप लॉस भी दे दूंगा। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि जाहिर सी बात है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। 158 पे मैं स्टॉप लॉस दूंगा, और उनको
200 के आसपास मिल जाना चाहिए नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स पे। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह 6 से 8 महीने का नजरिया रखिए, आपको बेहतर संकेत यहां से मिलेंगे। गुलाब चंद भाटी साहब का सवाल लेते हैं और पंजाब नेशनल बैंक पे राय जानना चाहते हैं। 87 रुपए की इनकी बाइंग है, शानदार स्तरों पे इन्होंने खरीदारी की है और शेयरों की संख्या भी अच्छी खासी है, 8503, और आप देख सकते हैं कि मुनाफा भी ज़बरदस्त इनको होता हुआ। हालांकि हमने देखा कि पीएसयू बैंकों पर कुछ दबाव नज़र आया, हालांकि पीएनबी बीच में बहुत उछाल भी नज़र आई थी, उसके बाद एक हल्का करेक्शन हम देख रहे हैं। बताएं आदित्य, 87 की इनकी बाइंग है, 8,500 के करीब शेयर हैं इनके पास, क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। अगले 1 साल के अंदर अच्छा मौका मिलेगा पीएसयू बैंक्स को सेल करने का। यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं रहिए, यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर रहिए। तो अगले 1 से 1.5 साल के अंदर अच्छा मुनाफा कमाने का मौका रहेगा। 150 के आसपास इस शेयर को अगर बेच पाए तो अच्छा रहेगा, पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है, तो ये है रणनीति आपके शेयर पर फिलहाल यहाँ पर नजर आती हुई। अनुज सिंह तोमर हैं और इनका सवाल एसीसी पे है। एसीसी के इन्होंने 105 शेयर लिए हुए हैं और इन्होंने भी शानदार स्तरों पे खरीदारी की है, डबल के ऊपर जा चुका है ये स्टॉक का। 1256 रुपए की इनकी खरीद है और आज देखिए 2770 के करीब ये स्टॉक का ट्रेड करता हुआ। बताएं राहुल जी, क्या करना चाहिए एसीसी में? अच्छा खासा मुनाफा हो गया है, बांध लिया जाए मुनाफा? तो इतना बड़ा प्रॉफिट जब इनको हो रहा है तो व्यू देना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बहुत ही बेहतरीन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, कूडोज टू दैट। स्टॉक अभी तो रुकने का कोई नाम नहीं ले रहा है। आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो आज भी एक ड्रॉप बेस रैली बनाया है, और अगर थोड़ा रिट्रेसमेंट भी आता है 2600 के आसपास तो फिर से बाइंग देखने को मिल सकता है स्टॉक में। तो जनरली अगर बहुत टाइम से एक स्टॉक को आप पकड़ के रख रहे हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वो थोड़ा प्रॉफिट भी बुक किए हैं। अगर का प्रॉफिट बुक नहीं किए इस स्टॉक में और पूरा इनिशियल होल्डिंग से पकड़े हुए आए हैं, तो ये करेक्ट टाइम है थोड़ा प्रॉफिट्स लेने के लिए। बात क्यों प्रॉफिट्स लेना चाहिए? क्योंकि मार्केट थोड़ा सा हाई पे है, तो ऑलवेज उनको चांस मिलेगा नीचे के स्तर पे इन्वेस्ट करने के लिए, फिर से निवेश करने के लिए। तो अगर प्रॉफिट नहीं लिए हैं तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए, एटलीस्ट 1/3। नहीं तो लॉन्ग टर्म आउटलुक स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। ठीक है, तो फिलहाल एक खास रणनीति आपके स्टॉक पर, और हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो भी जो इस तरह के धैर्यवान इन्वेस्टर होते हैं, धैर्य के साथ जो मार्केट में बने रहते हैं, क्वालिटी स्टॉक्स में बने रहते हैं, उनकी तारीफ करते हैं और राहुल जी ने आपकी तारीफ की है। फिलहाल आप रणनीति आप बेहतर तरीके से इसमें आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, इसी के साथ अब सवालों को हमें यहाँ रोकना होगा और मैं माफ़ी चाहूँगा। हम एक समय सीमा होती है, इसलिए जितने सवाल इस समय सीमा में हम ले सकते हैं हम कोशिश करते हैं वो लें। फिलहाल हम अपने विशेष सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं और ये है वीआईपी सेगमेंट। आदित्य जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताइए आज आपकी वीआईपी पिक कौन सी है? आज मेरा सबसे पहला स्टॉक रहेगा एचडीएफसी बैंक। जैसे कि आपने कहा मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है वो, और एचडीएफसी बैंक की जो प्रॉब्लम्स है पिछले 1-1.5 साल में, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उनका वो घटा है, उसकी वजह से स्टॉक में कोई भी रैली नहीं आ पाई है। तो अब वो जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे सॉल्व होती हुई नजर आएगी हमें। और मेरा अनुमान है कि 1 साल से पहले ही मैंने हालांकि 1 साल दिया है, 1 साल से पहले ही एचडीएफसी बैंक का जो स्टॉक है वो 2,000 रुपए हिट कर जाएगा। तो मेरी पहली रिकमेंडेशन रहेगी एचडीएफसी बैंक। ठीक है, दूसरी रिकमेंडेशन आपकी? दूसरी रिकमेंडेशन रहेगी दीपक नाइट्राइट। हमने देखा है कि केमिकल सेक्टर पिछले 2 साल से बहुत ही बुरे कंडीशन में रहा है, और अब दीपक नाइट्राइट ने एक ब्रेकआउट दिया है जिससे उनके केमिकल्स के जो प्राइसेस है वो बढ़ रहे हैं और कंपनी का जो स्टॉक है वो आगे बढ़ रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी 1 साल से पहले जो कंपनी का स्टॉक है वो 3,000 रुपए हिट कर जाएगा, और यहाँ पे लंबी अवधि के लिए निवेश करेंगे तो बेटर रहेगा। सो दूसरी पिक रहेगी दीपक नाइट्राइट। ठीक है, तो दीपक का नाइट्रेट, ये 3,000 के लक्ष्य के लिए 1 साल आप इसमें बने रहिए, ये लक्ष्य आपको हासिल होंगे आदित्य जी की राय में। इसके अलावा दूसरी पिक एचडीएफसी बैंक, 2,000 के लक्ष्य के लिए, यहाँ भी 1 साल के लिए आपको बने रहना होगा। राहुल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताइए आपकी वीआईपी पिक कौन सी है? मेरा वीआईपी पिक आज एनटीपीसी है, बट मैं थोड़ा सा कंडीशन रखना चाहता हूँ यहाँ पे कि मार्केट अगर यहाँ से एक छोटा सा करेक्शन स्टार्ट होता है तो हमारे व्यूअर्स जो है वो गलत साइड में फंस ना जाए। तो 1370 पे चल रहा है स्टॉक, आई बेग योर पार्डन,
370 पे एनटीपीसी चल रहा है, 373 के ऊपर बाय कीजिएगा। स्टॉप लॉस 365 पे रखिएगा, तो ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस भी नहीं। आई रिपीट, 373 के ऊपर बाय, स्टॉप लॉस 365 का, और टारगेट 388 और 400 का रख सकते हैं एनटीपीसी शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए। ठीक है, तो एनटीपीसी पसंद आता हुआ राहुल जी को 388 से 400 तक के लक्ष्य के लिए, और स्टॉप लॉस यहाँ पर 365 रुपए का आपको रखना होगा। याद रखिए कंडीशन ये है कि 373 जब पहुंचे तब आपको बाय करना है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे राहुल जी और इसके साथ ही आदित्य आप दोनों का। लेकिन जाते जाते मैं आप दोनों से आपके डिस्क्लोजर जानना चाहूँगा। राहुल जी, सबसे पहले आप अपना डिस्क्लोजर दें। कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट जो स्टॉक्स के बारे में बात की है हमारे सिंपली हेज फंड्स में, उनका भी रिकमेंडेशन हो सकता है। चलिए आदित्य जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आप बताइए आपका डिस्क्लोजर। जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किया, हो सकते हैं हमारे या हमारे क्लाइंट की पोजीशंस हो इन स्टॉक्स में, तो प्लीज़ आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट कीजिए किसी भी स्टॉक में पोजीशन लेने से पहले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जी और राहुल जी। एक बार फिर से आप दोनों का, हमारे आम निवेशकों का मार्गदर्शन आपने किया, उन्हें बेहतर तरीके से रणनीति सुझाई, बाजार की चाल के आधार पर कल की रणनीति भी सुझाई। इसका बहुत बहुत धन्यवाद। कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।